Hello everyone. Today we start Unit 4 Tensor Calculus and lecture number 16. So tensor calculus means it's a algebra generally used for that n-dimensional space, and we studied in algebra this is Li vector, Ld vectors, basis and dimensions. मतलब हमने अलजेब्रा में ये पूरी टर्म पढ़ी थी. पहले एल आई वेक्टर देखते थे, उसके बाद एल डी देखते थे, और वो बेसिस बनता है क्या वो देखते थे, और उसके बाद बेसिस है होने के बाद उसमें डायमेंशन कितनी रहेगी वो देखते थे. सिमिलरली हमको कैलकुलस स्टडी करना है. सो यहाँ पे एक एग्जांपल में अपर सफिक्स का एग्जांपल दिया है. अगर ए टू दी पावर आर है तो इसे हम ए का पावर आर नहीं कहेंगे, ए टू दी अपर सफिक्स ऑफ आर, ये आर इज़ अ अपर सफिक्स कहेंगे इसे. और इन ए बेस को आर होगा तो इसे हम कहेंगे लोअर सफिक्स. दिस आर इज़ अ लोअर सफिक्स. नेक्स्ट हम आती है डमी सफिक्स. डमी सफिक्स मतलब क्या? डमी सफिक्स मतलब होता है अगर एक ही टर्म में दो टर्म एक ही बार रिपीट होती है. मतलब डमी सफिक्स में देखो आर एस रिपीट हुआ है और ए के ऊपर भी आर है, मतलब ये अपर सफिक्स है, मतलब आर दो बार रिपीट हुआ है, तो इसे कहेंगे हम डमी सफिक्स. देखो डेफिनेशन में क्या है. इफ सफिक्स ऑकर्स ट्वाइस इन टर्म, वंस इन अपर पोजीशन एंड सेकंड वन इज इन लोअर पोजीशन. देखो यहाँ पे अपर पोजीशन में भी एक बार आर रिपीट हुआ है और लोअर पोजीशन में भी एक बार आर है, मतलब इसे हम डमी सफिक्स कहेंगे. एग्जाम्पल में ए लोअर सफिक्स आर एस, एक्स के अपर सफिक्स आर, मतलब आर जो है ये डमी सफिक्स कहलाता है. उसके बाद है फ्री सफिक्स. फ्री सफिक्स मतलब क्या? अगर दो वेक्टर के लोअर सफिक्स में दो एलिमेंट लिए हमने आर एस, और उसके बाजू में अपर सफिक्स एक्स को दिए आर. और पिछले डेफिनेशन में पढ़ा था हमने ये जो अपर सफिक्स पहले एलिमेंट का लोअर सफिक्स और दूसरे एलिमेंट का अपर सफिक्स अगर सेम होता है तो उसे हमने डमी सफिक्स कहते हैं. और ये जो सिंगल यस है अब इसे कहेंगे हम फ्री सफिक्स. ओके. सो फ्री सफिक्स मतलब क्या होता है? इफ सफिक्स नॉट रिपीटेड इन अ सिंगल सम, मतलब वो एक ही बार आता है, रिपीट नहीं होता, इज कॉल्ड एज फ्री सफिक्स. एग्जाम्पल में देखेंगे ए आर एस और एक्स टू दी एक्स का अपर सफिक्स आर, और एस इज़ अ फ्री सफिक्स. इसे हम पढ़ते वक्त ऐसे पढ़ सकते हैं एक्स टू दी अपर सफिक्स ऑफ आर. अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है क्रोनिकर डेल्टा की. सो क्रोनिकर डेल्टा मतलब इसे हम क्रोनिकल डेल्टा कहते हैं इस सिंबल को. अगर क्रोनिकल डेल्टा डिफाइन करना हो तो हम उसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ डिफाइन एज क्रोनिकल डेल्टा ऑफ अपर सफिक्स एस टू अपर सफिक्स लोअर सफिक्स एस टू अपर सफिक्स टी इज इक्वल्स टू 1 व्हेन बोथ अपर सफिक्स एंड लोअर सफिक्स आर इक्वल. व्हेन इट इज़ 0 बोथ अपर सफिक्स एंड लोअर सफिक्स इज नॉट इक्वल. सो इट इज़ आर. इसे आर कहती है. अगर दोनों सफिक्स इक्वल आते हैं क्रोनिकल डेल्टा में तो उसकी वैल्यू फिर 1 आएगी, और दोनों सफिक्स नॉट इक्वल है तो 0 आएगा. अब उसे हम डिफाइन कर सकते हैं क्रोनिकल डेल्टा ऑफ लोअर सफिक्स एस टू अपर सफिक्स आर. उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं. पहले लोअर सफिक्स कांस्टेंट रखेंगे, मतलब क्रोनिकल डेल्टा ऑफ लोअर सफिक्स 1 और अपर सफिक्स 1. बाद में क्रोनिकल डेल्टा ऑफ लोअर सफिक्स 1 अपर सफिक्स 2, मतलब लोअर सफिक्स सेम रहेंगे, सिर्फ अपर सफिक्स चेंज होते रहेंगे. मतलब उसके बाद क्रोनिकल डेल्टा ऑफ 2 to 1, 2 to 2, 2 to 3, 3 to 1, 3 to 2, 3 to 3. अब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था अगर दोनों सफिक्स इक्वल आते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है. मतलब यहाँ पे लोअर सफिक्स और अपर सफिक्स दोनों भी सेम है, मतलब यहाँ पे पहले डायगोनल एलिमेंट में 1 आ जाएगा. उसके बाद ये देखो दोनों भी सफिक्स इक्वल नहीं है, मतलब ये पूरा 0 बन जाएगा. ए भी 0, ए भी 0. अब यहाँ पे देखो
दोनों भी सफिक्स सेम आते हैं, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी 0 0 0 0 0 एंड अगेन 1 इज लोअर सफिक्स एंड अपर सफिक्स आर इक्वल, देन इट्स वैल्यू इज 1। अब ये डिटर्मिनेंट हमको सॉल्व करना है। हम इसे अपने वे से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली अगर एक डिटर्मिनेंट है और वो डिटर्मिनेंट अपन को दिख रहा है वो अपर ट्रायंगुलर भी है और लोअर ट्रायंगुलर भी है। जब डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर रहते हैं तब उसकी डायगोनल की डायरेक्टली एडिशन हो जाती है, मतलब सम ऑफ द ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब 1 + 1 + 1 दैट मीन्स 3। अब 3 आया मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब क्रोनिकल डेल्टा की जो वैल्यू आती है हर बार वो क्या आती है, कांस्टेंट आएगी। अगर क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू कांस्टेंट आएगी तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 रहेगा, मतलब क्रोनिकल डेल्टा इज अ कांस्टेंट फंक्शन एंड हेंस इज डेरिवेटिव इज 0। नेक्स्ट टर्म आती है, नेक्स्ट डायग्रामेटिकली कुछ रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये 3 वेक्टर मान के चलिए, सपोज E1 बेसिस E1 E2 E3 और वेक्टर भी कह सकते हैं, और तीनों में 90 डिग्री का एंगल है। पहले का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, E1 का डॉट प्रोडक्ट लिया E2 के साथ, सो E1 डॉट प्रोडक्ट विद E2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ E1 इंटू मॉड ऑफ E2 इंटू कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट रहता है तो कॉस थीटा रहता है, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया हमने तो साइन थीटा आता है। इन दोनों का मॉड विथ साइन थीटा, यहाँ पे डॉट है इसलिए इन दोनों का मॉड विथ कॉस थीटा, मॉड ऑफ E1 इंटू मॉड ऑफ E2, और कॉस एंगल दिया है 90 डिग्री, कॉस 90, सो कॉस 90 0, बोथ आर 0। अब हमने E2 का डॉट प्रोडक्ट E3 के साथ लिया, उसका भी एंगल 90 डिग्री है, मतलब डॉट प्रोडक्ट है मतलब कॉस थीटा आएगा, इन दोनों का मॉड विथ कॉस 90 इज अगेन 0, सो इट इज़ 0। थर्ड वन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ E1 विथ E1, मतलब E1 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम E1 के साथ, यहाँ पे 90 डिग्री है, E1 के साथ लेंगे मतलब यहाँ पे एंगल 0 बनेगा पूरा, मतलब इन दोनों का मॉड और कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, और ये दोनों यूनिट वेक्टर है मतलब इसकी वैल्यू 1 है और इसकी भी वैल्यू 1, सो 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1। सम प्रॉपर्टीज ऑन बेसिस ऑफ क्रोनिकल डेल्टा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्रोनिकल डेल्टा ऑफ लोअर सफिक्स s to upper suffix r, it can be written as del x to the power upper suffix r upon del x to the power upper suffix s। इस क्रोनिकल डेल्टा को हम इस तरह से लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। सेकंड वन इज, अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे, कोवेरिएंट डेरिवेटिव आई जे विथ क्रोनिकल डेल्टा लोअर सफिक्स k टू अपर सफिक्स j, इसे हम कहेंगे कोवेरिएंट डेरिवेटिव आई जे विथ क्रोनिकल डेल्टा k टू द पावर अपर सफिक्स j। अब देखो ये जो j है ये आप इस यहाँ पे भी लिख सकते हैं और k को यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर j को हमने यहाँ पे लिख दिए तो लोअर सफिक्स और अपर सफिक्स दोनों सेम आ जाएंगे, तो मतलब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा, फिर ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव आई विथ k, सो कोवेरिएंट डेरिवेटिव आई विथ k, और ये जे इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा के साथ 1। क्रोनिकल डेल्टा के साथ ही वैल्यू सिर्फ 1 आती है। क्रोनिकल डेल्टा लोअर सफिक्स एंड अपर सफिक्स बोथ आर इक्वल, देन इट्स वैल्यू इज 1, सो रिमेनिंग इज ए आई लोअर सफिक्स k, सो ए आई k। थर्ड प्रॉपर्टी, क्रोनिकल डेल्टा ऑफ लोअर सफिक्स j टू अपर सफिक्स i with chronicle delta of lower suffix k to upper suffix j, then is this jj get cancelled, so chronicle delta of I to k, it's chronicle delta of I to k। अब हमने टेंसर कैलकुलस यूनिट स्टार्ट किया है, मतलब उसमें एल आई एल डी बेसिस एन डायमेंशन आएंगे, तो ऑब्वियस है कि वेक्टर स्पेस तो आएगा ही, वेक्टर स्पेस आएगा 12 आएगा बाय 12 आएगा। तो अब नेक्स्ट टर्म है वेक्टर स्पेस। अब
वेक्टर स्पेस हमने लास्ट से में भी पढ़ा था। वेक्टर स्पेस मतलब वो कुछ 9 प्रॉपर्टियाँ रहती है अगर एडिटिव अबिलियन ग्रुप नहीं है तो यहाँ पे नहीं क्या, लेट वी बी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर ऑफ रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ दैट सेट एलिमेंट कॉल्ड अ वेक्टर विच में बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। सो हमने डेफिनेशन में भी लिखा है कि वो जो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, ये ओवर एडिशन में भी है और मल्टीप्लिकेशन में भी है। मतलब वी ओवर वी अंडर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है तो वो एडिटिव अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। अगर एडिटिव अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है तो ग्रुप की जो पहली 5 प्रॉपर्टियाँ है, क्लोजर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एसोसिएटिविटी और वन इज़ कम्यूटेटिविटी, ये 5 प्रॉपर्टी हमें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ 4 प्रॉपर्टियाँ रहती है। फर्स्ट वन इज़ आई लैम्बडा बार इज इक्वल्स टू लैम्बडा कॉन्जुगेट, आई लैम्बडा कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू लैम्बडा कॉन्जुगेट वेयर आई इज द आइडेंटिटी, ये फर्स्ट। सेकंड इज कम्यूटेटिव, ए ओवर बी लैम्बडा इज इक्वल्स टू ए बी ओवर बी लैम्बडा, ये हमें प्रूव करना पड़ता है, ये भी प्रूव करना पड़ता है, 4 प्रॉपर्टी में से 2। और थर्ड वन इज है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर, सो ए प्लस बी ओवर लैम्बडा इज इक्वल्स टू ए लैम्बडा प्लस बी लैम्बडा, एंड अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द वेक्टर ओवर द फील्ड, लैम्बडा प्लस म्यू ओवर ए इज इक्वल्स टू लैम्बडा ए प्लस म्यू ए। मतलब हमें वेक्टर स्पेस प्रूव करना है अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो ये 4 प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना होगा, इसे कहते हैं हम वेक्टर स्पेस। So now the vectors lambda 1, lambda 2, lambda p form a free system of order p when that relations x free suffix 1 lambda 1 plus x square lambda 2 plus up to so on xp to xp lambda p। अब इस इक्वेशन को हम बाय द समेशन कन्वेंशन रूल्स इस तरह से लिख सकते हैं। इस इक्वेशंस को, इस पॉलिनोमियल को हम इस समेशन कन्वेंशन से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 टू p x to the power upper suffix I and lambda lower suffix is equals to 0 by the summation and convention। और समेशन में टर्म है तो हम समेशन और कॉन्वेंशन से इस समेशन को हम रिमूव भी कर सकते हैं बाय समेशन एंड कॉन्वेंशन। ये समेशन और कॉन्वेंशन जो टर्म है ये हम इस यूनिट में आगे पढ़ेंगे। सिर्फ अभी मान के चलिए अगर समेशन दिया होगा तो बाय समेशन कॉन्वेंशन अगर अप्लाई करते हैं तो ये समेशन वाली जो टर्म है ये रिमूव हो जाती है। इफ ऑल द कोएफिशिएंट एक्स आई आर 0, मतलब ये जो एक्स आई के ऑल कोएफिशिएंट अगर 0 आते हैं देन दैट वेक्टर इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, एंड इफ एटलीस्ट, मतलब ये एक्स आई के पूरे कोएफिशिएंट अगर 0 आते हैं तो हम उस वेक्टर को कहते हैं एल आई, मतलब वो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर इस वेक्टर में एक भी अगर ऐसा एक एलिमेंट मिल जाएगा कि वो नॉन ज़ीरो होगा, एक भी, मतलब पूरे 0 है, एक भी नॉन ज़ीरो मिल गया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। एंड इफ एटलीस्ट 1 कोएफिशिएंट इज नॉन ज़ीरो देन दैट वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। सो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बेसिस। देखो हमने अब तक वेक्टर स्पेस पढ़ा, उसके बाद लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आए, उसके बाद लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर आए, अब नेक्स्ट टर्म आती है बेसिस, और बेसिस के बाद में आएगी डायमेंशंस। ओके, अब बेसिस क्या होता है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ and B is a non-empty subset of V, then B is called a basis of V। अगर B V का बेसिस है तो इफ एंड ओनली B में जो एलिमेंट है वो पूरे के पूरे क्या होना चाहिए, एल आई होना चाहिए। मतलब B जो सेट है उसमें जो भी एलिमेंट है वो पूरे के पूरे एल आई होना चाहिए, और वो पूरा का पूरा सेट,
मतलब वो बी को अगर हम सेट बनाते हैं तो वो वी के इक्वल आना चाहिए, मतलब वो जो सेट है वो वेक्टर स्पेस के इक्वल होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि ये बेसिस है। बेसिस में क्या होना चाहिए, जो हमने सेट लिए उस सेट में के पूरे एलिमेंट ये होना चाहिए और वो सेट इक्वल्स टू वेक्टर स्पेस होना चाहिए, इज कॉल्ड एज बेसिस। मतलब ये दो प्रॉपर्टी प्रूव करना पड़ता है, बी इज एल आई एंड पी इज इक्वल्स टू वेक्टर स्पेस।